Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 2 of class 10th. So in this chapter 2 we are going to study new chapter, that is federalism, and it is important for your board exam. Coming to the chapter definition. In this chapter we are going to study some of the important points related with the federalism. So firstly we will discuss what is federalism, the key features of federalism, what makes India a federal country, how is federalism practiced, and decentralization in India. Coming to the basic definition of federalism, it is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. If we talk about the basic definition of federalism, it is nothing but the powers are shared between the different level. You can say the state government as well as the central government. So this is the basic definition of federalism. Coming to the levels of government. Government form the entire country. Government at the level of provinces and state. Firstly, if we talk about the government at the entire country, वो गवर्नमेंट जो पूरा इंटायर कंट्री के लिए होती है उसे सेलेक्ट किया जाता है, और जो सेकंड होता है उसमें वो प्रोविंसेस या किसी स्टेट का हेड होता है. बोथ इंजॉय पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और इस तरह से दोनों के पास पावर होती है, इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के पास ही इंजॉय करते हैं पावर्स. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंटर, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके पास अपने खुद के पावर होते हैं और किसी को उसे आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशली किसे सेंट्रल गवर्नमेंट को. इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूएसए का. कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट. दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी कैन से. ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम में हम देखते हैं एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है बेसिकली. यहाँ पर सेंट्रली गवर्नमेंट होगा बेसिकली. सब यूनिट, सब ऑर्डिनेटेड, तो इसमें जो होते हैं इसमें छोटे छोटे सब यूनिट्स बने रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं. सेंटर कैन पास ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट, और जो छोटे सब यूनिट्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, ना कि स्टेट होते हैं, और वो ऑर्डर पास कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करता है. जो सेंट्रल डिसाइड करेगा उसी ही लोकल बॉडीज़ को मानना पड़ेगा या लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम. कमिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का फीचर्स क्या है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. की फीचर्स हैज़ टू मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. ईच लेवल हैज़ इट्स ओन पावर ऑफ जुरिडिक्शन, और हर लेवल के पास उसकी एक पावर होती है, उसका एक जुरिडिक्शन होता है, उसका एक लेवल होता है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. Jurisdiction is specified by the constitution and there is constitutional guarantee of the authority. और jurisdiction जो होता है, ये जो पावर होता है वो स्पेसिफाई करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, वो गारंटी देती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर वो काम करेंगे. सो उनके पास वो चीज़ का कंप्लीट अथॉरिटी होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस कैन बी चेंज्ड ओनली विद द कॉन्सोनेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर कोई प्रोविंसेस होना होता है या अगर कोई चेंजेस होने होते हैं तो वो बोथ लेवल के गवर्नमेंट के हेल्प से ही होगा. कोई एक इंडिविजुअल पर्सन पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता है, तो बोथ द लेवल के गवर्नमेंट के थ्रू ही ये किया जा सकता है. कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट इज़ द एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेज विथ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो इस तरह से जो कोर्ट होता है वो इसे टेक केयर करता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पावर्स को कैसे शेयर करना है या वो कैसे शेयर करते हैं. और सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर का रोल प्ले करता है हमेशा. अब कोई डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में तो हमेशा एक एम्पायर के जैसा सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन बताता है. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड. सो अगर हम देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम में जो रेवेन्यू होता है, सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है कि हाँ ये जो अमाउंट है या ये जो एक्सपेंस है या ये जो पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और जो छोटे लेवल का होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा. तो ये क्लियरली स्पेसिफाइड होता है, इसमें झगड़ा करने का कोई चांस नहीं होता है फ्यूचर में दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में. कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म. क्या ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का? बेसिकली इसके दो ऑब्जेक्टिव है अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो. टू सेफगार्ड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. सेफ करना, प्रमोट करना
यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री को एक साथ लेकर चलना ही क्या होता है, फेडरलिज्म का मोटिव होता है। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और रीजनल डाइवर्सिटी को रिड्यूस करना ही फेडरलिज्म का एक अच्छा मोटिव होता है, क्योंकि उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है सोसाइटी में, यहाँ कंट्री में। ओके, कमिंग टू द टू क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म, टू क्रूशल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो फेडरलिज्म में है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, गवर्नमेंट भी जो डिफरेंट लेवल की होती है उन्हें एक एग्री करना होता है, मानना होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन पावर शेयरिंग में बताए गए हैं, और उनके पास ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर, उनके पास एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए कि वो एक साथ रहेंगे और काम कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि सेंटर में या बीच में आने के बाद उन्हें डिस्टर्बेंस हो या प्रॉब्लम हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली डिस्कस करते हैं इसका क्या डिफरेंसेस है विद द हेल्प ऑफ 4 पॉइंट। इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिटी, यहाँ पर क्या बेसिकली होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने आप ही आते हैं, ओके, एक साथ आ जाते हैं और एक बड़ी यूनिट बना देते हैं। ओके, सेकेंड वन, इंक्रीज सिक्योरिटी बाय पुलिंग सोवेरेनिटी एंड रिट्रेनिंग आइडेंटिटी, और इस तरह से वो एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं और गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। ओके, अपने आप को प्रूफ करते हैं द बेस्ट। ऑल कॉन्जिक्यूटिव स्टेट्स हैव इक्वल पावर, अगर हम डिस्कस करें तो जितने भी स्टेट्स होंगे सबके पास इक्वल पावर होगा, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, सबको ही इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन करने के लिए वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कोई भी यू कैन से एग्जाम्पल मिक्स करके आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, large country decide to divide power between constitutional unit and center. If we talk about the, यहाँ पर लार्ज जो कंट्रीज़ होती है वो डिसाइड करती है कि पावर किसके हाथ में होगी या किसके हाथ में ज़्यादा टाइम तक होगी। बेसिकली यूनिट्स में भी होगी और सेंटर में भी होगी, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, सेंटर इज़ मोर पावरफुल कंपेयर टू द स्टेट्स, सेंटर के पास मोर पावर होती है स्टेट्स के कंपैरिजन में। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, तो इस तरह से अगर होल्डिंग टुगेदर में देखें तो एक सबके पास एक इक्वल पावर नहीं होता है, वो अनइक्वल पावर में सेपरेटेड होते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन, व्हाट हैज़ मेड ए इंडिया फेडरल कंट्री। अगर हम डिस्कस करें व्हाट हैज़ मेड ए इंडिया फेडरल कंट्री, कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि फेडरलिज्म नाम तो कहीं मेंशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म मेंशन नहीं किया है, मगर हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, कोई हमारे पास जो रूल्स है वो हम फॉलो करते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगर हम डिस्कस करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने पढ़ा है पहले भी कि हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। 3 टायर फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है बेसिकली, दैट इज़ यूनियन, स्टेट एंड पंचायत। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनियन है, स्टेट और पंचायत में डिवाइडेड है। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम देखें तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लेजिस्लेटिव पावर है हमारे, उसे डिवाइड किया है 3 लिस्ट में। पहला है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसके एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, बेसिकली यूनियन टेरिटरीज। अगर हम डिस्कस करें तो सारे ही सबके पास इक्वल पावर्स नहीं होते हैं, आइडेंटिकल पावर्स नहीं होते हैं बेसिकली यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, ना वो ज़्यादा बड़े होते हैं ना वो ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती है। चेंज इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो सिमिलरली जो पावर्स होते हैं वो पास्ड होने चाहिए कम से कम 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। In case of any dispute regarding division of power, the apex court will take the decision. Basically अगर कोई dispute होता है तो जो decision होती है वो किसका होता है, apex court ही इस पे decide कर सकता है। Coming to the next one, discussion of all the 3 lists, that is union list, state list and concurrent list.
फर्स्ट वन, यूनियन लिस्ट हैज़ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर हम डिस्कस करें तो यूनियन लिस्ट क्या करता है, उसके पास जो भी सब्जेक्ट होता है वो नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होता है। यूनियन अलोन कैन मेक लॉज। अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट के बारे में तो यूनियन अकेला ही उस पर लॉज बना सकता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। कमिंग टू द स्टेट लिस्ट, यह सब्जेक्ट ऑफ द लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो लोकल और स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, और जो डिसीजन होता है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर लॉज बना सकता है। जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो बेसिकली जो स्टेट के पास पावर होती है ये सारे सिस्टम पे वो अपने काम कर सकता है, उस पर वो लॉज को बना सकता है। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट हैज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड स्टेट। सो यहाँ पर जो होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कॉमन होता है, सेंटर के पास भी होता है, स्टेट के पास भी पावर होता है। बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम द लॉज। यहाँ पर सेंटर भी लॉज बना सकता है और स्टेट भी इसके ऊपर लॉज बना सकता है। कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पे वो लॉज बना सकता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सेसेशन। ऐसे कुछ टॉपिक है जिस पे दोनों का पावर्स इक्वल काम करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग। अब इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है पावर शेयरिंग, by creating linguistic state which has made administration easier. New state have been created since 1947. तो बेसिकली लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया में बन चुका है। हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन को ईजियर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए बहुत सारे न्यू स्टेट्स बना दिए गए। 1947 के बाद जितने स्टेट्स हैं उसमें काफ़ी स्टेट्स को इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ईजियर बनाना था, चीज़ों को आसान करना था। नो लैंग्वेज हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। ये भी ध्यान रखा गया कि किसी के रीजनल यू कैन से फीलिंग्स को हर्ट ना किया जाए, इसीलिए नेशनल लैंग्वेज अभी तक हमारे इंडिया में नहीं बनाया गया। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, rise of regional political parties and coalition government has led to new culture of power sharing। तो इस तरह से जब हमारे यहाँ पर होता है सेंटर और स्टेट, तो पावर तो डिस्ट्रीब्यूटेड ही है पावर शेयरिंग, मगर जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर पार्टीज़ में भी हम कोलिशन गवर्नमेंट देखते हैं, जहाँ पर एक पार्टी अगर विन नहीं करती तो किसी के साथ वो मिलकर गवर्नमेंट चलाती है। तो इस तरह से एक न्यू टाइप का पावर शेयरिंग भी इंडिया में अडॉप्टेड हो चुका है या स्टार्ट हो चुका है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो इस तरह से हम थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है रेसिड्यूरी पाउडर, यू कैन से पावर्स, ऑल पार्ट्स ऑल सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर दीज लिस्ट। बेसिकली अगर हम बात करें तो सारे सब्जेक्ट्स फॉल अंडर दीज थ्री लिस्ट। जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब कुछ एक ही लिस्ट में नहीं आते हैं, तो ये लिस्ट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज, और इसमें जो थ्री लिस्ट हमने डिस्कस किया इसमें सारे पावर्स तो नहीं आ चुकी। अब कुछ पावर्स जो बचे हैं वो रेसिड्यूरी पावर्स है, और वो किस में आते हैं बेसिकली, जैसे इसके एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इसमें वो किसी भी थ्री लिस्ट में मेंशन नहीं है, सब्जेक्ट किसी भी थ्री से लिस्ट में नहीं मेंशन होकर ये रेसिड्यूरी पावर्स में आ जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट। Many new states have been formed, boundaries have been changed, people of common language have been brought together, states created on the basis of culture, ethnicity and geography have been made country united, administration made easy। तो अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग स्टेट्स को चेंज किया गया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स को बांट दिया गया, और इस तरह से कल्चर, उनके एथनिक या उनकी जोग्राफिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उन्हें बांटा गया। पहले नहीं बांट पाए तो बाद में उसे अलग किया गया। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए ये सारा एग्जाम्पल या ये सारा डिवीज़न किया। तो इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। ओके, ये सब बाद में स्टेट्स ऐड किए गए हैं, जब उन्हें लगा कि इनका रीजनल बैकग्राउंड या इनकी जोग्राफिकल बैकग्राउंड अलग है तो इन्हें एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, तो इसे बाद में ऐड किया गया है। Coming to the next one, that is language policy. No language have been given the status of national language। हमें जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया, इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, एसोसिएट लैंग्वेज है, ओके, बट नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट
कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अगर हम देखें तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में चले जाएं तो बेसिकली यहाँ पर लोगों को हिंदी आती है, बट बेसिकली अगर हम बस थोड़ा सा नीचे चले जाए साउथ इंडिया में तो वहाँ के लोग नॉन स्पीकिंग है, हिंदी उन्हें हिंदी नहीं आती। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती हिंदी हर सबके लिए कंपलसरी, इसलिए हिंदी को भी नहीं कंसीडर किया गया। तो इसके ईजियर बनाने के लिए 22 लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो हम देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया है, सबको ही इंपॉर्टेंस दिया है। सेंटर एग्रीज टू यूज़ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन। तो इन सेंटर ने क्या डिसाइड किया है कि इंग्लिश के साथ हिंदी का भी यूज़ किया जाएगा, इससे एक फ्लेक्सिबल होगा। जैसे बिकॉज नॉर्थ इंडिया में बेसिकली हिंदी लोग बोलते हैं, मगर साउथ इंडिया में वो अपना रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल होगा, यू कैन से कन्नड़ा होगा या एनी अदर लैंग्वेज। तो बेसिकली वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज उन्हें इंग्लिश तो आती है। तो इस तरह से एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने लैंग्वेज पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर नहीं ले सकती है, ना ही वो डिसमिस कर सकती है किसी को भी। एंड कोएलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग मोर एक्टिव टुडे। तो इस तरह से अगर कोएलिशन गवर्नमेंट हमने देखा जहाँ पर दो गवर्नमेंट या दो सरकार एक साथ मिलकर काम करती है, तो पावर शेयरिंग ये काफ़ी इफेक्टिव होता जा रहा है आजकल के टाइम पे। ओके, तो रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है सेंट्रल और स्टेट का ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू। व्हाट बॉट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो क्या है रियल सक्सेस जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में? नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो नेचर है आज हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, इसीलिए ये काफ़ी सक्सेस हो रहा है फेडरलिज्म इंडिया में। डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, कोई फाइट नहीं है किसी के रिलीजन के फॉर्म में या किसी के कलर के फॉर्म में या यू कैन से एनी फॉर्म में। सो फेडरलिज्म इज सक्सेस इन इंडिया। व्हाट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और कुछ अंडरमाइन करते हैं जो स्पिरिट है फेडरलिज्म का, उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो सेंटर मिसयूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट पावर दैट आर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है अपने पावर्स को और डिसमिस करने की कोशिश करती है स्टेट पावर्स को। ओके, वो रिमूव करने की कोशिश करती है स्टेट गवर्नमेंट को जो कंट्रोल करती है वहाँ की पार्टी। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आप कोई अदर स्टेट में चले जाओ तो वहाँ पर सेंट्रल के कंपेयर में वहाँ पर कोई और पार्टी रूल करती है। नेसेसिटी नहीं है अगर वहाँ पर बीजेपी रूल करिए सेंटर में तो वहाँ रीजनल पार्टी में बीजेपी ही हो, वहाँ पर कांग्रेस हो सकती है या यू कैन से शिवसेना हो सकती है या कोई अदर पार्टी भी हो सकती है, रीजनल पार्टी या यू कैन से लोकल पार्टी। सो वो अंडरमाइन करती है या रोकती है उन्हें काम करने से। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी अगर वो अपने पावर का मिसयूज़ करेगी तो बेसिकली वो परेशान करेगी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को। कोएलिशन गवर्नमेंट लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बनता है, दो तीन सरकार मिलकर चला रही है, तो पावर शेयरिंग और भी स्ट्रांग हो जाता है और वो लोग अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं, सबको इक्वल चांस मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट और भी स्ट्रांग तरीके से काम कर पाएगी। कमिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, द लास्ट पॉइंट दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसका डेफिनेशन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या बेसिकली होता है, जो पावर्स होता है वो ले लिया जाता है सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट को ना ही सेंट्रल से और स्टेट दोनों से ही लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, छोटे और छोटे लेवल पे दे दिया जाता है, क्योंकि फेडरलिज्म ऑलरेडी 2 स्टेट यू कैन से 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे वर्क करता है। अब वाई, क्यों लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वास्टनेस ऑफ स्टेट इन साइज एंड पॉपुलेशन, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेट है, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कोई अदर स्टेट हो, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और इंटरनली भी हम बहुत डाइवर्स हैं। अंदर से भी अगर हम आए तो बहुत सारे प्लेसेस में काफ़ी सारे डाइवर्सिटी हम मेंशन कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर स्टेट में। नीड फॉर पावर शेयरिंग, और वहाँ पर पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। ओके, पावर को और भी बांटा जाए तो और अच्छे से काम हो पाएगा, क्योंकि स्टेट बहुत बड़े हैं। उत्तर प्रदेश को देख लो तो स्टेट अपने आप खुद ही बड़ा है, तो इसमें जितना आप
उस स्टेट को और स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर पाओ, उतना ही हम अच्छे से लोगों तक पहुंच पाएंगे या लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमिंग टू द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे? जस्ट नाउ मैंने डिस्क्राइब किया। सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। ये बेसिक क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है लोकल लेवल पे। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटी। लोगों को खुद ही पता है कि उनके लोकेलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो लोग खुद ही जानते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं जान पाएगी बेसिकली। बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स इफिशिएंटली। और लोगों को खुद पता है कि वो पैसा कहाँ पर खर्चा करे, उनकी क्या फैसिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो उन्हीं गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर दे तो वो लोग खुद ही अच्छा ज़्यादा काम कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट कर पाएगी वैसा। पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। और इस तरह से लोग खुद ही पार्टिसिपेशन में हो जाएंगे या मिलजुल कर कोई डिसीजन को ले पाएंगे। टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से खुद की ही इंपॉर्टेंस जान पाएंगे और लोकल गवर्नमेंट पे और अच्छे से काम कर पाएंगे अगर ये सारे प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। कमिंग टू द, इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्ट पास कर दिया था 1992 में, व्हाट एन इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेप्स टेकन फॉर दिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर। ये इसे काफ़ी इफेक्टिव बनाने के लिए, इसे काफ़ी पॉजिटिव बनाने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन को, कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए स्टेप्स कुछ लिए गए हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से एक कंपलसरी बना दिया कि इलेक्शन हमेशा होगा, जो लोकल लेवल का इलेक्शन है वो हमेशा करवाया जाएगा, मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC, ST एंड OBC। ओके, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया, SC को भी लड़ना का चांस मिलेगा या ST को भी या OBC को भी चांस मिलेगा वहाँ के पंचायत में या वहाँ के रीजन में विन करने का। 1/3 सीट रिजर्व फॉर द वुमेन। और इस तरह से 1/3 सीट भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया वुमेंस के लिए कि वुमेंस को भी अपॉर्चुनिटी मिले। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन। और इस तरह से जो कंडक्शन है या जो ऑपरेशन है जो करता है वो कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो लोकल गवर्नमेंट का काम करता है इलेक्शन का वो स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पे वर्क करता है। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। और इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है जो अकेला वो पैसा लेता था, रेवेन्यू जो कलेक्ट करता था, उसने कुछ उसे लोकल बॉडीज़ को भी दे दिया रेवेन्यू, कुछ इनकम लोकल गवर्नमेंट भी वहाँ से अर्न कर सकती है। कमिंग टू द पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। बेसिकली हम रूरल एरियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर विलेज लेवल में देखें तो विलेज लेवल में ग्राम पंचायत होता है और बनाता कौन है? फॉर्म्ड बाय ग्राम सभा। ग्राम सभा के थ्रू बनता है ग्राम पंचायत और उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। कमिंग टू द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति और यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पंचायत के मेंबर होते हैं, पंचायत मेंबर इलेक्ट करते हैं। ओके, और जो इसका हेड होता है वो BDO होता है। ओके, कमिंग टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है ये बनते हैं ज़िला परिषद और ये फॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड मेंबर हैव मेंबर ऑफ लोकसभा एंड MLA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट के MLA और लोकसभा मेंबर्स होते हैं जिला परिषद बनाने में। और यहाँ का जो हेड होता है बेसिकली वो कौन होता है? जिला चेयरपर्सन। डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, विलेज का हेड कौन है? सरपंच है, ब्लॉक लेवल का हेड कौन है? BDO है और डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है? जिला चेयरपर्सन है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लोकल गवर्नमेंट अर्बन। अभी तक हमने रूरल एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया, अब अर्बन एरियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्बन में टाउन्स होते हैं और बड़े शहर होते हैं, बिग सिटीज़ होती है। तो टाउन्स में हम देखते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ और उसका हेड कौन होता है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द हेड। ओके, और बिग सिटीज़ में हम देखते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? मेयर होता है। ओके, ये बेसिक डायग्राम के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। तो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ लोकल गवर्नमेंट फेस करती है? इलेक्शन टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इतना सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद भी कभी कभी हम देखते हैं कि जो ग्राम सभा का इलेक्शन है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेज। और अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो पावर्स देने के लिए तैयार नहीं है लोकल बॉडीज़ को। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करती है लोकल गवर्नमेंट। ओके, सो आई होप चैप्टर इज़ क्लियर। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 2 फेडरलिज्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।